दोस्तों 18वीं शताब्दी आते आते सारे भारतवर्ष में मराठाओं का डंका बज रहा था। साल 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा शुरू किए मराठा साम्राज्य के इस सफर ने 1760 आते आते बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में साम्राज्य की सीमाएं दिल्ली तक जा मिलाई। दक्कन में मौजूद निजाम को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसी ताकत नहीं बची थी जो मराठाओं से दो दो हाथ कर सके। युद्ध नीति, रणनीति और कुशल अनुशासन में मराठाओं की सेना सबसे आगे थी। उस वक्त यह हाल था कि दुश्मन के घोड़े भी मराठाओं की फौज से खौफ खाते थे। ऐसे में इतिहास से एक सवाल पूछना बहुत ही लाजमी हो जाता है, और वो ये कि इतनी बड़ी सेना, कुशल अनुशासन और सटीक युद्ध नीति के होने के बावजूद भी मराठा पानीपत का तीसरा युद्ध कैसे हार गए। इस युद्ध की कहानी शुरू करने से पहले हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। मराठा और मुगलों के बीच द्वंद्व की दास्तां पूरे 27 वर्षों की है, जहां 1680 से लेकर 1707 तक ये दोनों सल्तनत हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ रहे। 1707 में हुई औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत की गद्दी पर कोई भी ऐसा काबिल बादशाह नहीं आया जो इस बादशाही हिंदुस्तान के रुतबे को संभाल सके। ऐसे में मराठाओं के पास ये सुनहरा मौका था अपने साम्राज्य को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने का। 1712 आते आते मराठाओं ने एक एक करके अपनी खोई हुई सारी जमीन मुगलों के हाथों से छीनना शुरू कर दिया। पेशवा बाजीराव ने गुजरात, मालवा और पूरे राजपूताना को मराठा साम्राज्य के अधीन कर लिया था। अब बारी थी मुगलों के गढ़ कहे जाने वाले दिल्ली की। 1737 का वो साल जब बाजीराव ने एक फुल एंड फाइनल अटैक करते हुए दिल्ली के बाहरी इलाके में मुगलों को हरा दिया और आगरा के दक्षिण इलाके में अपना कब्जा जमा लिया। आगे चलकर 1758 में बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव ने पंजाब पर आक्रमण करके मराठा साम्राज्य को और भी बड़ा किया। इस साम्राज्य की सीमा अब उत्तर में अफगानिस्तान तक जा भिड़ी थी। जो चुनौती थी अफगानिस्तान में बसे दुर्रानी साम्राज्य को। इसका जिक्र 4 मई 1758 में हुए एक खत में मिलता है। इस खत को मराठाओं के गवर्नर रघुनाथ राव ने उस वक्त के पेशवा बालाजी बाजीराव को लिखा था। उनके शब्द थे, लाहौर, मुल्तान और अटक के पूर्वी हिस्से के कई सूबे अब हमारे अधीन आ गए हैं। जो स्थान हमारे अधीन नहीं है उन्हें हम शीघ्र ही अपने अधीन कर लेंगे। अहमद शाह दुर्रानी के बेटे शाह दुर्रानी और जहान खान का हमारे सैनिकों ने पीछा किया और उन्हें पूरी तरह से लूट लिया। वे दोनों अब कुछ टूटे हुए सैनिकों के साथ पेशावर पहुंच गए हैं। ऐसे में हमने अपना शासन कंधार तक बढ़ाने का फैसला किया है। रघुनाथ राव द्वारा लिखे गए इस पत्र में हमें सही मायने में मराठाओं की ताकत का अंदाजा लगता है। इस पत्र में उन्होंने सीधे कंधार पर हमला करने की बात की है। कंधार उस वक्त दुर्रानी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसका बादशाह था अहमद शाह अब्दाली। आज भी अफगानिस्तान में अब्दाली को बाबा ए कौम यानी फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। साल 1747 में 25 साल की उम्र में अब्दाली को अफगानिस्तान का शाह यानी बादशाह चुना गया। इसके साथ उसे दूरे दुर्रानी नाम की किताब से भी नवाजा, जिसका मतलब होता है मोतियों का मोती। इस किताब के बाद अब्दाली के नाम के आगे दुर्रानी शब्द भी जुड़ गया और आगे चलकर इसके साम्राज्य को भी दुर्रानी साम्राज्य के नाम से ही संबोधित किया जाने लगा। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में अपने समय का बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता था। उसने अपनी सल्तनत को उम्मीद से ज्यादा फैलाया था। उसने पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में हिंदुस्तान तक अपना साम्राज्य कायम कर लिया था। ऐसे में हिंदुस्तान के दक्षिण की तरफ से बढ़ रहा मराठा साम्राज्य उसके रास्ते का कांटा बन गया था, जो नासूर बनकर कभी भी उसके शहर कंधार पहुंच उसे तहस नहस करने की क्षमता रखता था। ऐसे में अहमद शाह अब्दाली को मराठाओं से सीधे जंग लड़ना अब लाजमी हो गया था। अब जानते हैं मराठाओं की उस वक्त की स्थिति के बारे में। मराठाओं के दूसरे पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद साम्राज्य के राजा छत्रपति शाहू महाराज ने बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव को नया पेशवा बनाया था। इतिहास में इन्हें नाना साहब पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। ये वो दौर था जब पेशवा खुद जंग लड़ने नहीं जाते थे।
इस काम के लिए उनके पास कई सरदारों के गुट हुआ करते थे, जिनमें अहम थे ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। अब बढ़ते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई की ओर। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब की तरफ से मराठा साम्राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया था। उसने अपने साथ रोहिलखंड के नजीबुद्दौला को मिला लिया था। इसके बाद अब्दाली ने अवध के शासक शुजा-उद-दौला को भी अपने खेमे में कर लिया। शुजा-उद-दौला के अब्दाली के साथ मिल जाने से अब्दाली की सेना बहुत शक्तिशाली बन चुकी थी। उस वक्त शुजा-उद-दौला के पास 1 लाख से भी ज्यादा सेना थी। कई इतिहासकार शुजा-उद-दौला को अब्दाली की सेना में शामिल होने को पानीपत की तीसरी जंग का टर्निंग पॉइंट मानते हैं, क्योंकि नजीबुद्दौला के इस 1 लाख सेना के सहारे ही अब्दाली इस जंग में जीत गया था। खैर, तकरीबन 80,000 की सेना लिए अब्दाली दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था। इस खबर को सुनते ही पेशवा ने सदाशिवराव भाऊ को पुणे से अपनी सेना समेत दिल्ली की तरफ जाने के आदेश दिए। सदाशिवराव भाऊ पेशवा नाना साहब के चचेरे भाई थे। साल 1760 में उदगीर की लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ ने निजाम को हराकर सारी निजाम शाही को तहस नहस कर दिया था। ऐसे में पेशवा नाना साहब को यह विश्वास था कि सदाशिवराव भाऊ ही वो विकल्प है जो अहमद शाह अब्दाली के सामने एक कड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। बस इसी विश्वास के साथ सदाशिवराव मराठाओं के कमांडर के तौर पर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। उनकी सेना में सिपाहियों के साथ साथ उनके परिवार और कई नौकर शामिल थे, जो इनकी सेना को सेना कम और जुलूस का रूप ज्यादा दे रहे थे। इनमें सदाशिवराव भाऊ की पत्नी पार्वती बाई भी शामिल थी। एक अच्छी सेना का काम होता है तेजी से आगे बढ़ते हुए वक्त से पहले दुश्मन को रोकना, ताकि एडवांटेज उनके हाथों में रहे। मगर मराठाओं की सेना ऐसा करने में कतई सक्षम नहीं थी, क्योंकि उनके खेमे में महिला और बच्चों का भी समावेश था। जाट राजा सूरजमल ने इसकी चेतावनी सदाशिवराव भाऊ को दी थी कि वे अपनी सेना का समय बचाने के लिए बाकी के तामझाम समेत आगे ना बढ़े, बल्कि चंबल की तरफ इन्हें छोड़ सिर्फ अपने सैनिकों के साथ आक्रमण करें। मगर सदाशिवराव भाऊ ने सूरजमल की इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वे बावजूद इसके दिल्ली की तरफ बेखौफ बढ़ रहे थे। सदाशिवराव भाऊ की सेना में आर्टिलरी कमांडर इब्राहिम खान गारदी भी शामिल था। पहले इब्राहिम निजाम की सेना में सर्व कर रहा था, मगर सदाशिवराव भाऊ के निजाम शाही को मिट्टी में मिलाने के बाद वो अब मराठाओं की सेना में सेवा दे रहा था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक गजब का तोपची था। उसके हुक्म से निकला हर एक तोप का गोला दुश्मन के खेमे में मानो तहलका मचा देता। सदाशिवराव भाऊ को अपने इस तुरुक के इब्राहिम खान पर पूरा भरोसा था। बस इसी के सहारे वे बेखौफ दिल्ली की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे। मई जून 1761 आते आते जब मराठाओं की सेना आगरा पहुंच चुकी, तब उनके साथ मल्हारराव होलकर और जानकोजी सिंधिया की सेना भी मिल गई। लेकिन इस वक्त दिल्ली में मराठाओं के बहुत कम शुभचिंतक बचे थे, जो मराठाओं के बढ़ते वर्चस्व से ज्यादा खुश नहीं थे। इसलिए नजीब खान जैसे सरदारों ने अहमद शाह अब्दाली को भारत इनवाइट किया था मराठाओं को खत्म करने के लिए। साल 1739 में भी मुगलों के कई नोबल्स ने ईरान के शासक नादिर शाह को बुलाया था, मगर नादिर शाह केवल लूट की मंशा से भारत आया। लेकिन अहमद शाह अब्दाली का मंसूबा नादिर शाह के मंसूबे से 2 कदम आगे था। उसकी मंशा दिल्ली में लूट के साथ साथ अपना शासन चलाने की भी थी। ऐसे में मराठे उसकी राह का रोड़ा बने हुए थे। दिल्ली से होते हुए सदाशिवराव भाऊ अपनी सेना समेत अफगानी सेना के सामने पहुंचे। इन दोनों सेना के बीच यमुना नदी थी। अब्दाली की सेना नदी के उस पार थी और मराठाओं की सेना इस पार। यही से दोनों की सेना नदी से लगकर उत्तर की तरफ बढ़ने लगी। मराठाओं ने तेजी दिखाते हुए उत्तर में मौजूद अब्दाली के कुंजपुरा के किले को ध्वस्त कर दिया। इस किले की हिफाजत का जिम्मा कुतुब शाह नामक एक सरदार के पास था। मराठाओं द्वारा हुए इस अचानक हमले की वजह से उसके साथ लगभग 10,000 अफगान सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। कुंजपुरा पर हुए मराठाओं के कब्जे की वजह से अब्दाली का खून गुस्से से खौलने लगा। ऐसे में उसने यमुना नदी को पार करते हुए मराठा सेना की तरफ अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। अब्दाली की सेना मराठा और दिल्ली के बीच खड़ी थी और मराठाओं की सेना कंधार और अब्दाली के बीच। ऐसे में दोनों को अपने अपने क्षेत्र पहुंचने के लिए एक दूसरे को खत्म करना लाजमी था
और वैसे भी ये दोनों सेना यहाँ युद्ध की मंशा से ही आई थी। बस वक्त था एक चिंगारी का जो इन दोनों के बीच आग का कारण बन सके। दोनों खेमों में रसद की कमी बढ़ रही थी। सदाशिवराव भाऊ ने बुंदेलखंड के शासक गोविंद पंत बुंदेला को यह दरख्वास्त की थी कि वे अब्दाली के राशन को रोके रखे। कुछ समय तक उन्होंने इस काम को बखूबी किया, मगर 17 दिसंबर 1760 में हुई उनकी हत्या की वजह से अब्दाली की सेना में रसद फिर से शुरू हो गई। अब्दाली की सेना को राशन पहुंचाने के लिए रोहिलखंड मौजूद था, जिसका राजा नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली के साथ मिला हुआ था। वहीं दूसरी ओर मराठाओं के पास ऐसी कोई भी बड़ी ताकत नहीं थी जो उनके इस रसद के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। साथ ही साथ सिपाहियों से भी ज्यादा आम लोगों का सेना में होना रसद को और भी तेजी से खत्म कर रहा था। सदाशिवराव भाऊ के लिए यह समस्या बहुत ही बड़ी थी। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने पेशवा नाना साहब को यह लिखा था, सबसे बड़ी दिक्कत राशन की है। दुश्मन की मौजूदगी की वजह से हम कर्जा भी नहीं ले पा रहे। सभी लेन देन के मामले ठंडे पड़े हुए हैं। हमारे खेमे में रसद बेहद कम है। बाहर से राहत मिलना पूरी तरह से असंभव लग रहा है। वही दुश्मन हमसे ज्यादा बेहतर स्थिति में है। इसके जवाब में नाना साहब पेशवा ने लिखा कि हम आपके लिए कुमक भेजने के लिए तैयार है, बस आप अपना मोर्चा संभाले रखें। मगर सदाशिवराव भाऊ पुणे से कुमक आने का इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें जल्द से जल्द एक ठोस निर्णय लेना था जो इस परेशानी से निजात दिला सके। उनके खेमे में अब लोग और घोड़े भूख की वजह से मरने लगे थे। ऐसे में कुछ सैनिकों ने सदाशिवराव भाऊ के पास जाकर यह दरख्वास्त की कि बस अब सहा नहीं जाता, अब या तो आर या फिर पार। इस निर्णय की तारीख थी 13 जनवरी 1761 की, जिसमें तय हुआ कि या तो लड़ेंगे या फिर मरेंगे। उसके अगले ही दिन यानी 14 जनवरी 1761 के दिन सदाशिवराव भाऊ ने अपनी सेना समेत अब्दाली की तरफ कूच करना शुरू किया। अफगानों की सेना खेमे डालकर बैठी थी। आगे सैनिकों की पंक्तियों के करीब 2.5 मील पीछे एक लाल रंग का खेमा था। इस खेमे में बैठा रौबदार अहमद शाह अब्दाली हुक्का फूंक रहा था। तभी उसके पास शुजाउद्दौला दौड़ा आया और हांफते हुए उसने कहा कि खबर मिली है कि मराठाओं की फौज हमले के लिए अपनी सेना की तरफ बढ़ चुकी है। अब्दाली अभी भी हुक्का फूंक रहा था। कुछ देर बाद उसने हुक्के को बाजू में रखते हुए शुजाउद्दौला से यह पुष्टि करने को कहा कि उसकी यह खबर सच में सही है या फिर अफवाह। मगर यह खबर पूरी तरह से सच थी, क्योंकि मराठाओं की सेना पूरी जोर के साथ अब्दाली की सेना की तरफ आगे बढ़ रही थी। ऐसे में अब्दाली ने भी अपनी सेना का मुआयना करने के बाद उसे आगे बढ़ने के आदेश दे डाले। अब्दाली की सेना हाफ मून फॉर्मेशन यानी अर्धचंद्र स्थिति में आगे बढ़ रही थी। वही मराठाओं की सेना 3 हिस्सों में बंटकर अब्दाली की सेना का सामना करने के लिए तैयार थी। मराठाओं की तरफ से इब्राहिम गारदी की सेना ने बंदूकों के सहारे हमला करना शुरू कर दिया। शुरुआती में अफगानी सेना को इस वजह से पीछे हटना पड़ा, मगर मराठाओं ने इस हमले को थोड़ी देर के लिए रोक देने की वजह से अब्दाली को अपनी सेना के लिए पीछे से रीइंफोर्समेंट भेजने का मौका मिल गया। इस रीइंफोर्समेंट की बदौलत अफगान सेना मराठाओं पर हावी होने लगी। युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है सदाशिवराव के भतीजे विश्वास राव को गोली लगना। गोली लगने की वजह से विश्वास राव जमीन पर नीचे गिर गए और उन्हें बचाने के लिए सदाशिवराव भाऊ को भी हाथी से नीचे उतरना पड़ा। जब मराठाओं की सेना को सदाशिवराव भाऊ हाथी पर दिखाई नहीं दिए गए, तब उन्होंने उसे उनकी मौत मान ली, जबकि सदाशिवराव भाऊ नीचे विश्वास राव के पास खड़े थे। ऐसे में सेना में घबराहट फैलने लगी। फिर क्या था, अफगान सैनिक भूखे भेड़िए की तरह मराठाओं की सेना पर हावी होने लगे और अपने जीत को करीब लाते गए। शाम के 6 बजे तक अफगान पूर्ण रूप से युद्ध जीत चुके थे। इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ, विश्वास राव और शमशेर बहादुर के साथ साथ कई वीर मराठा सेनानियों ने अपने प्राण गंवाए। इसके बाद अब्दाली की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम मचाया और दिल्ली को लूटकर अफगानिस्तान की तरफ अपना रुख किया। इस जंग को इतिहास में पानीपत की तीसरी लड़ाई कहा जाता है, जहां हमेशा से अजय रहे मराठाओं को
हार का सामना करना पड़ा। ये लड़ाई मराठाओं के लिए बहुत ही निर्णायक लड़ाई साबित हुई। भले ही वो इस युद्ध को जीत नहीं पाए, मगर उनके वीरता की तारीफ खुद अब्दाली ने भी की। खैर, मराठाओं द्वारा इस युद्ध को हारने के कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें सबसे अहम है मराठाओं का ओवर कॉन्फिडेंस, यानी अति आत्मविश्वास। मराठाओं ने अब्दाली की सेना को पंजाब की तरफ से कई छोटी मोटी लड़ाइयों में धूल चटाई थी, जिस वजह से उनके लिए अब्दाली से लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं थी। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली ने भारत में मौजूद ज्यादा से ज्यादा रियासतों को अपने साथ कर ताकतवर सेना बना ली थी, जिस वजह से मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा। मराठाओं की दूसरी गलती थी अपनी सेना में सैनिकों के बराबर आम लोगों को भी शामिल करना, जिससे सेना की मूवमेंट कम हुई और अल्टीमेटली इसका फायदा अब्दाली को हुआ। कई इतिहासकारों द्वारा सदाशिवराव भाऊ का हाथी पर से नीचे उतर विश्वासराव की जान बचाने को भी इस हार की कड़ी वजह बताई जाती है। उनके उठाए इस कदम की वजह से मराठा सेना में हड़बड़ी मच गई और जिसका फायदा अफगान सेना को हुआ, जिससे मामला और भी पेचीदा होने लगा। तो ये थी कहानी पानीपत के तीसरे रण की। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, मराठा साम्राज्य में पेशवा पद बहुत अहम माना जाता था। पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर। मराठाओं के चौथे राजा छत्रपति शाहू महाराज ने अपने पेशवा को एक्स्ट्रा पावर्स दिए थे, जिसमें वे वॉर कैंपेन्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशंस भी देखा करते थे। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि छत्रपति शाहू महाराज के पहले पेशवा का नाम क्या था? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी हिस्टोरिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।